फ्रिक्शन। आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। मतलब सर कोई ऑपोजिंग फोर्स अगर मतलब कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका ऑपोजिट में अगर कोई फोर्स मूव करे तो वो। फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करता है, फोर्स मूव नहीं करता है। ओके। हाँ। हाँ ठीक। यस, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, ऑलवेज अपोजिट लगता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या है, जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है और वो रिलेटिव मोशन में हो तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? जैसे जब सपोज मेरे पास एक बॉडी है, उसके पास में एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं जस्ट इसके ऊपर। ओके। और ये ऑब्जेक्ट जो ए है ना, वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट बी को हम लोग मोशन में रखेंगे। ओके। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था तो फिर मैंने सुन नहीं पाई। जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, फ्रिक्शन के बारे में बता रहे हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, बस स्टार्ट ही हो रहा है। ओके। ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ट एक ऑब्जेक्ट मैंने ए ले लिया, एक बॉडी ए, एक दूसरा बॉडी मैंने लिया बी। ए बॉडी रेस्ट में है, बी बॉडी मोशन में। ठीक है। ए बॉडी के ऊपर बी बॉडी मूव कर रहा है। ठीक। तो ये जो रिलेटिव मोशन होगा ना, रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में जो मोशन होगा। तो जो ए के रिस्पेक्ट में बी बॉडी जो मूव कर रहा है ना, तो ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। अगर बॉडी इधर मूव कर रहा है सपोज फोर्स एफ से, तो एक फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है। ओके। और ये बहुत कुछ पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसका सरफेस कैसा है, फोर्स कैसे अप्लाई किए, नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, ये सब पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन का कोई बेनिफिट बताएगा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन? यस सर, वो हम स्टैंड कर सकते हैं, मतलब ले हो सकते हैं ठीक है, और वॉकिंग कर सकते हैं ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, शैलेंद्र, जब तुम चलती हो तो फ्रिक्शन किधर लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब तो तुम फोर्स किधर देती हो? अंडरस्टैंड, मतलब सामने। सामने। ठीक से सोचो, जब तुम चलती हो तो पैर को पीछे खींचती हो। हाँ हाँ, ओके। तो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। या तो फोर्स पीछे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? तो सामने ही। यस यस। सबको ये बात क्लियर हुआ क्या? जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग पैर को पीछे खींचते हैं, मतलब फोर्स पीछे बैकवर्ड की तरफ देते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? आगे की तरफ लगता है। क्लियर? सपोज ये हम लोग का साइकिल का जो टायर होता है ना, चक्का, वो कुछ इस तरह करके वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है ना, क्लॉकवाइज। तो फोर्स कहाँ देता है? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। ओके। ये ज़रूरी नहीं हो कोई जिधर मोशन हो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बात लिखा है, लेकिन ये फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके। कि जिधर मोशन हो उसके अपोजिट फ्रिक्शन हो। देखो मोशन इधर हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेट इधर कर रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लग रहा है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कहाँ है? इधर है। सबको क्लियर है? दिगांत, स्नेहा, समझ में आ रहा है ये बात? हाँ सर। ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है। तो ऐसा जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। ओके। फ्रिक्शन दो बॉडी के कांटेक्ट के बीच में लगता है जब बॉडी मोशन में हो तब। अगर दोनों का दोनों बॉडी रेस्ट में है ना, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगता। ओके। फ्रिक्शन का बहुत सारा बेनिफिट्स है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग किसी भी मतलब हिल पे चढ़ नहीं पाते। ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा जो हिल्स होते हैं उसके ऊपर हम चढ़ नहीं पाते, या नॉर्मल प्रॉपर स्टैंड नहीं हो पाते। ठीक है। फ्रिक्शन का रीज़न है। फ्रिक्शन का बहुत सारा डिमेरिट भी है। ठीक है। अराउंड 33% ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। ये एक साइंस है, इसको बोलते हैं ट्राइबोलॉजी, जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिकल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन बहुत तरह का होता है। ठीक है। बायोलॉजिकल फ्रिक्शन भी होता है, एयर मॉलिक्यूल के अंदर फ्रिक्शन होता है, और हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, एडजॉर्प्शन, ये सब के बारे में, वहाँ पे भी फ्रिक्शन बहुत सारा काम करता है। बेसिकली फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स, ठीक, और टेन टू मूव्स ओवर अ सरफेस ऑफ अनदर बॉडी,
a force comes into play which acts parallel to the surface of contact and oppose the relative motion. This opposing force is called friction. देखो सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, इसको हम लोग आर से नोट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो ये याद रखो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, ओके। जहाँ कांटेक्ट है उसके अपोजिट क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। और ये मेरा अप्लाइड फोर्स है और ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, ओके। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स तो ही बॉडी मूव करेगा, ठीक है। व्हेन अप्लाइड फोर्स जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स तो बॉडी मूव नहीं करेगा, और अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स तो भी बॉडी मूव नहीं करेगा। अच्छा, कभी कभी तुम लोग ऐसा देखो क्या, एक बॉडी रखा हुआ है, हम लोग उसमें फोर्स लगाए, जस्ट एक फोर्स के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्स का वैल्यू घटा भी देते हैं ना तो भी बॉडी मूव करने लगता है। कोई बताया कैसे क्यों होता है? क्योंकि देखो इसका रीज़न ये है, सपोज मेरे पास एक बुक है, मैंने एक बुक पे धीरे धीरे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एक ऐसा टाइम आया कि बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में फोर्स को थोड़ा सा कम भी कर दिया तो बॉडी मूव करने लगा। इसका रीज़न ये है ना कि बॉडी में का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग फेज में देखो बॉडी में क्या है, बॉडी का एक इनर्शिया है ना, ठीक है। अब बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो उस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ब्रेक करने के लिए हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। जो फोर्स क्या है, अपोजिट टू फ्रिक्शन फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, और फ्रिक्शन फोर्स उसको रेजिस्ट कर रहा है। एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम के बाद हम लोग फोर्स इंक्रीज कर देते हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स हो जाता है तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम लोग फोर्स को रिड्यूस भी कर देते हैं ना, थोड़ा कम भी कर देते हैं ना, तो भी बॉडी मूव करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का इनर्शिया चेंज हो गया है, बॉडी रेस्ट में था अब मोशन में आ गया है, तो मोशन में ही रहना चाहेगा अगर फोर्स थोड़ा कम भी कर देंगे तो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको जो मैं बता रहा हूँ अभी? हाँ सर। ओके ओके, किसी को प्रॉब्लम होगा तो नॉक करना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे दो तरफ फोर्स लगाया हूँ, अलग अलग तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स उसका पॉइंट लग रहा है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। रीज़न क्या है फ्रिक्शन होने का? देखो ये बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक। इन दो बॉडी के बीच में, सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, देखो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है। ये कांटेक्ट फोर्स होने के कारण सपोज ये बॉडी इधर मूव कर रहा है, ये बॉडी बी बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। कैसे लगता है ये देखो, बॉडी के अंदर ना रफनेस होता है, बॉडी के सरफेस पे, सॉरी अंदर नहीं, सरफेस पे रफनेस होता है, ठीक है। और जब सरफेस में इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ना, मतलब इसको क्या, वेयर एंड टेयर ना, जब ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तो, ठीक है, वेयर इसमें होने लगता है, ओके। वो घर्षण के कारण, घर्षण का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये इस घर्षण के कारण क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट में बहुत सारा रफनेस होता है। देखना तुम अपने वाल को एक अच्छे से फोटो लेना, फोटो खींचो उसका, उसको जूम करो, देखना उसमें बहुत सारा ना रफ पोर्शन दिखेगा, बहुत सारा रफ पोर्शन दिखेगा, ठीक है। वो रफ पोर्शन के कारण ही फ्रिक्शन लगता है। तुम नॉर्मल ग्लास के ऊपर अपने हाथ को लेके मूव करना या नॉर्मल वॉल के ऊपर हाथ को लेके मूव करना, देखना दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। क्यों? नॉर्मल वॉल के ऊपर ना वो जो पोरस वाला पार्ट है ना, मतलब प्रॉपर पोरस नहीं, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि जो रफ है, बहुत ज़्यादा रफ रफ सरफेस है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें वो क्या करेगा, फंसेगा ना, चांस बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैं कहना मेरा क्या है, मतलब ये कुछ ऐसा अगर होगा, अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मैक्सिमम चांस है इसमें फंसने का, बट अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है और ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है तो फंसने का चांस बहुत कम है, ठीक है। ये बहुत कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन से देखना हीटिंग इफेक्ट आता है, हम लोग हाथ को लेकर जब अ, ये करते हैं ना, इसको क्या उसको बोलते हैं,
क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? अरे हाथ को रगड़ने को क्या बोलते हैं? रब करना, यस यस, रब करना। जब हम लोग रब करते हैं ना हाथ को, तो हाथ में हीट क्यों प्रोड्यूस हो जाता है? क्योंकि हम लोग के हाथ के अंदर जो बहुत सारा छोटा 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 रफ सरफेस है, रफ सरफेस से वो हाथ फंसने लगता है। फंसने के कारण वहाँ के मॉलिक्यूल में ना कुछ मतलब डिसोसिएशन होता है। मतलब कुछ क्या होता है ना, मॉलिक्यूल अपना पोजीशन को शिफ्ट करता है, ठीक है। वो सब इलास्टिक मॉलिक्यूल है हम लोग का बॉडी का, जिसको हम लोग विसरस इलास्टिक कहते हैं। लोग बायोलॉजी में आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या होता है, शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग को हीट प्रोड्यूस लगता है, ठीक है। या कोई भी मतलब एक ईंटा को लेके दीवार पे रब करो, या कोई भी मटेरियल को लेकर दीवार पर रब करो, तो हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वहाँ पर हल्का फुल्का चेंज होने लगता है, जिसके कारण वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगता है, ठीक है। यही रीज़न है फ्रिक्शन होने का। और फ्रिक्शन एक तरह का लॉस है। इसका बेनिफिट भी बहुत सारा है, आगे और हम बताएंगे इसका ड्रॉबैक क्या है, क्या क्या बेनिफिट है, ओके। और ये देखो, ये फ्रिक्शन को और हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इससे नॉर्मल रिएक्शन आर है, और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू वेक्टर, अगर नॉर्मल अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्या होगा, ये अगर नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये मेरा अप्लाइड फोर्स है सपोज एफ, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड एफ, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, ओके। इसको बोलते हैं लोग फोर्स ऑफ कांटेक्ट या कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट। और फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, चाहे वो किसी टाइप का फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता कब है, जब बॉडी पर लोग फोर्स लगा रहे हैं बट बॉडी मूव नहीं कर रहा है। सपोज मेरे पास एक किताब है, उस किताब पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फोर्स और लेस देन स्टैटिक फोर्स, ओके। उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब बॉडी स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, जस्ट मूव करने वाला है बट मूव नहीं कर रहा है। इसको सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या होता है, जब हम लोग बॉडी पे फोर्स लगाते हैं ना, तो बॉडी के इंटरमॉलिक्यूलर सिस्टम में चेंज होता है कुछ, ठीक है, जो खुद को रजिस्ट करता है, ठीक है। जब हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। उसमें और डिटेल दिया हुआ है कि बॉडी पे जब लोग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेस टाइप का फोर्स होता है, मतलब हम लोग बॉडी पे प्रेशर देंगे तो बॉडी भी एक प्रेशर देता है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, और प्रेशर इक्वल टू भी होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन में आते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, देखो ये मेरा टाइप ऑफ फ्रिक्शन कितना टाइप का होता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब हम लोग बॉडी पे फोर्स लगाए और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बट बॉडी मूव नहीं कर रहा है। जस्ट एक किताब पे मैंने फोर्स लगाया और फोर्स का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया बट बॉडी मूव नहीं कर रहा है, वो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब क्या हुआ, मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू को बढ़ाया, एक ऐसा टाइम आया जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड या लिमिटिंग, ठीक है। थ्रेशोल्ड और लिमिटिंग, जिस फोर्स के बाद बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, डेट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। अब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो गया है, बॉडी मूव करना स्टार्ट हो गया, मतलब बॉडी का इनर्शिया चेंज हो गया। अब वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में जाने लगा, तब बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से, यहाँ पे ये एफ एक्स मैंने मैक्स लिया है, बहुत सारा बुक में इसको एफ एल लिखता है, ओके, एफ एल भी लिख सकते हैं हम इसको, और मैंने यहाँ पे एफ एक्स मैक्स लिया है क्योंकि एक ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है जो ऑब्जेक्ट पे लगता है। कैसे, क्यों लगता है ये, इसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले रेजिस्ट करता है, वो मूव नहीं करना चाहता ड्यू टू इनर्शिया। अब हम लोग फोर्स के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा
जिस टाइम पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके पहले क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कब अपोज कर रहा था, ये एफ एस मैक्स, इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या हुआ, बॉडी का इनर्शिया चेंज हो गया, अब वो किस में चला गया, मोशन में चला गया। जब मोशन में चला जाएगा बॉडी, तो अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू कम भी कर देंगे तो भी बॉडी मूव करेगा। इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक, देखो मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया, ये ग्राफ इंडिकेट कुछ कर रहा है। सपोज ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रहा है। अगर हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स को जीरो कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो है। ओके, जब तक हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे फ्रिक्शन नहीं होगा, ये एकदम क्लियर रखना होगा। नो फोर्स नो फ्रिक्शन। हम लोग फोर्स का वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक ऐसा समय आएगा, ठीक है, एक ऐसा समय आएगा कि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम उसको फोर्स का वैल्यू कम भी कर देंगे तो भी बॉडी मूव करता रहेगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वो सबको। देखो ये है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, लीनियरली एक करीब करीब फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। एक ऐसा समय जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, देखो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स है। ओके, उसके बाद अगर फोर्स का वैल्यू हम लोग कम भी कर देते हैं तो भी ये मूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, दिगांत समझ में आया क्या ये चीज़? हाँ, काइनेटिक वाला समझा देते हैं। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा है ना, कि हम लोग फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जब फोर्स इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एक ऐसा समय आएगा कि जब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड मैक्स, एफ मैक्स और स्टैटिक मैक्स। इस पॉइंट पे इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हो क्या रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बॉडी का इनर्शियल स्टेट चेंज हो जा रहा है, वो रेस्ट से मोशन में चला जा रहा है। तो मोशन में चले जाने के बाद अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स कम भी कर देते हैं, देखो बॉडी के ऊपर फोर्स कम हो गया, देखो यहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्स कितना हो गया, कम हो गया ना, लिमिटिंग पे ज़्यादा था, काइनेटिक पे कम हो गया। तो फोर्स का आई मीन फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कम भी कर देने पे वो बॉडी मूव करता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए क्लियर है कि फिर से बताएं, तियाशा समझ में आया क्या?